वेलकम टू मेडीजेई क्लासेस। दिस इज लेक्चर ऑफ जेडब्ल्यू नीट कंपटीशन के लिए लेक्चर है ये। ठीक है, केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके हम कम्पिटिटिव पोर्शन करेंगे। ऑलरेडी हम इसका एनसीईआरटी पोर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। एनसीईआरटी पोर्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे जेई नीट हो, चाहे आपका आईआईटी हो यानी जेई एडवांस हो, उस सब के लिए सबसे बेस का रिक्वायरमेंट होता है आपका एनसीईआरटी। एंड केमिस्ट्री खास करके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के थियरी बेस्ड होते हैं। एंड रिमेनिंग जो होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा थियरी वही होता है, बट एक्स्ट्रा जो आपके थियरीज आते हैं, ठीक है, थियरी से रिलेटेड, थियरी को मैनिपुलेट करके कुछ एडवांस फॉर्मूलेज होते हैं उसके बेस पे आते हैं। यानी ये बोलो कि जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल होता है तो उसको टाइम कम लगता है, तो आप उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट दे सकते हो। ओके, और खास करके इसमें भी कंसेप्ट एंड थियोरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ये लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मान करके कि आपने पहले से ही कम से कम बोर्ड लेवल का आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। बिकॉज बिना बेस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेक्चर्स आपको समझ नहीं आएगा। बिकॉज जो एनसीईआरटी में करते हैं अगर वो वही हम यहाँ पे भी करें तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं बजाएगा कॉम्पिटिटिव का। अगर आपने बोर्ड पढ़ रखा है तो ही आपको डिफरेंस पता लगेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स में जनरली हम किसको सॉल्व करते हैं या किस चीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिक मान के चलेंगे कि आपको एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो आपको अच्छे से आता है, बेस आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पोर्शन तो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। नाउ तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है आपका क्या? सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है ऑलरेडी पढ़ रखे हम कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब कि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है आपका दोनों अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन कौन से फेज में होगा, यानी सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, एंड अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? आपका गैसियस बनेगा। ठीक है, नाउ कि व्हाट इज द साइज जो सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जो सॉल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म करता है उस सॉल्यूट का पार्टिकल साइज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में एक कंसेप्ट आता है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडर। ठीक है, वहां पे भी इसका कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो एक्चुअली बेसिकली सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज, तो बेसिकली सॉल्यूशन है क्या? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ साइज of the particle, size of the solute particle in solution ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर, यानी बोले कि डायमीटर एक्चुअली बेसिकली दिस इज द डायमीटर ऑफ द solute particle which is dissolved in solution. Okay, now इसके बाद का टर्म जो है वो आपका कंसंट्रेशन है। डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन है। नॉर्मेलिटी 7 टाइप्स के जनरल हम यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलालिटी, मोलारिटी, पीपीएम, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सब कंसंट्रेशन का यूनिट्स है। ठीक है, उसमें मोलालिटी क्या होता है ऑलरेडी डिफाइन हमने पढ़ रखा है। ठीक है, मोलारिटी क्या होता है सब कुछ पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं
वो इस बेसिस पे आता है कि एक कंसंट्रेशन दिया रहेगा एंड दूसरा कंसंट्रेशन आपको फाइंड करने बोलेगा। यानी मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी फाइंड करो, नॉर्मलिटी दिया है, मोलैलिटी फाइंड करो, ठीक है। मीन्स इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन। वहां पे ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं जहां बोलेगा हाँ मोलैलिटी फाइंड करो, तो उसमें क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला वैल्यू रखो आंसर आएगा, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक सॉल्यूशन का मोलैलिटी ये है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलैलिटी ये है, अगर उन दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसका मोलैलिटी या नॉर्मलिटी या मोलैलिटी ये क्या होगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा, मोलैलिटी का वैल्यू अगर किसी सॉल्यूशन का ये दिया है तो नॉर्मलिटी फाइंड करो, इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने तो ऑलमोस्ट सबको आता, फार्मूला पता है तो वैल्यू प्लेस करके सॉल्व करना। तो हम यही पढ़ेंगे कि पहले तो इंटर कन्वर्जन की मोलैलिटी को नॉर्मलिटी में, मोलैलिटी से मोलैलिटी में क्या रिलेशन है उसके रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ेंगे। एंड ये भी पढ़ेंगे कि मिक्सर का मोलैलिटी का, जैसे मान लीजिए अपने पास में 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी M1 है, इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी M2 है, यानी कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 है। देन अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं तो इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा। सो मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इन सिमिलर वे अगर इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N1 है, इसका नॉर्मलिटी N2 है, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका नॉर्मलिटी होगा आपका M1 N1 M1 प्लस N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये निकल गया आपका नॉर्मलिटी, यानी फाइंडिंग द नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अ कन्वर्जन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। स्मॉल m एंड कैपिटल M में क्या रिलेशन होता है। देखिए इंटर कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वहीं क्वेश्चन का अगर पैटर्न नहीं समझ पाओगे आप तो क्वेश्चन लंबा सॉल्व होगा और बहुत लंबा होगा, तो आप उसको क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम तो ज़्यादा होता नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी which is indicated by capital M and molality which is denoted by small m, ठीक है। नाउ एक तो है कि इसके फॉर्मूला में इसका रिलेशन छुपा हुआ है, उसको पूरा डिराइव करके हम वैल्यू लाते हैं, लेकिन अपने को सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी और मोलैलिटी का फॉर्मूला। सो मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैरिटी डेंसिटी माइनस मोलैरिटी N2 M2। इसका मीनिंग समझिए क्या है, वेयर कैपिटल M आपको पता है मोलैरिटी है, D को रोज सिंबल से भी दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इसका यूनिट भी फिक्स होता है दैट इज इन ग्राम पर ml। ओके, कैपिटल M पता है आपको, M2 दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इन दैट कंडीशन क्या है कि आपको मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए पूरा क्वेश्चन आपको डिराइव ना करना पड़े, बट ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से नहीं बनेगा, पहले मोलैलिटी से कोई टर्म निकालो फिर आपको मोलैलिटी वैल्यू प्लेस करो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अपने पास टाइम नहीं होता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अपने पास में टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें छोटे छोटे मेथड्स आनी चाहिए। एंड केमिस्ट्री में खास करके थ्योरेटिकल होता है, जितना थ्योरी आपका स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आपको न्यूमेरिकल बनेगा। दैट्स व्हाई बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है वो आपका बहुत ही स्कोरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम रिलेशन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी में रिलेशन। मोल फ्रैक्शन मतलब रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेते हैं कि सॉल्वेंट लेते हैं, उस पर मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो पहले तो टर्म्स को एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए कैपिटल एम था आपका क्या, मोलैरिटी M2। अब आप किसका निकाल, चूंकि मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही पोर्शन आता है, तो मान लेते हैं कि M2 इज मास ऑफ सॉल्यूट है, M1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो भी लोग आपका वो केजी पर मोल, ठीक है। मास जो भी फाइंड करने का अपने को, वो सारे के सारे केजी पर मोल में ही फाइंड करने का, ठीक है। और जो आपका डेंसिटी है D, दैट इज डेंसिटी, इट इज मेजर्ड इन केजी पर लीटर, ठीक है। एंड H2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ X। हमने M2 किसका माना, सॉल्यूट का, तो H2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड X1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो। तो देखिए मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी में कितना सिंपल एक रिलेशन होता है, ठीक है। सिर्फ रिलेशन ध्यान रखने का और उसमें आपको वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो फाइंड हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन M1 माइनस M2 प्लस D। सब कुछ आपको पता ही क्या है, M मोलैरिटी, M1 मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला पोर्शन हो गया। अगर मान लीजिए ये किसका निकला है, सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट का, अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना होता तो यहाँ पे क्या करने का, X2 इज इक्वल टू मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी M1 माइनस M2 प्लस D। तो क्या है कि आपको पूरा डिटेल डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव करना पड़ेगा तो इतना जल्दी आपको सॉल्व होगा भी नहीं, एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपके पास में रख दिया गया है। आपको क्या करना है, खाली इसको ध्यान से लर्न करना है, हाँ यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। यूज़ करने वाला पोर्सन तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन में बेस्ड ही मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका कंसंट्रेशन बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी क्या है वो अपने को पता है, बट नॉर्मलिटी में जो हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। कुछ जो एसिडिटी है, बेसिडिटी है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बहुत लोगों को, तो मैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो क्या कंसेप्ट है लिखते हैं, नॉर्मलिटी
इंडिकेटेड बाय n। ओके, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको तोड़िएगा तो यह आएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मेन जो है वो ये फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। इसके लिए आपने अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशन उसके लिए अलग अलग आपने पढ़ा। कैसे, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर एसिड का हम निकाल रहे हैं तो एसिड में तो एसिडिटी होना चाहिए, बेसिसिटी क्यों, ठीक है। और कुछ में अब एग्जांपल में बताता हूँ आपको। जैसे आप पढ़ते होंगे कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आप देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का वेट जो होता है आपका वो 98 होता है। अब ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 64 32 32 98, तो इसका 98 अपॉन बेसिसिटी। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जितना हाइड्रोजन एटम होता है वो उसका बेसिसिटी होता है, ठीक है। तो हम 2 कर देते हैं और आंसर भी आ जाता है, ठीक है, बेसिसिटी। बट पहले तो हम यहाँ पे दो चीज समझेंगे यहाँ पे कि एसिड का बेसिसिटी क्यों लेते हैं, और क्या ये मान लेना कि जितना एसिड में हाइड्रोजन हो, ठीक है, वो उसका एसिडिटी है, और जितना बेस में OH हो उसका बेसिसिटी है, ये क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं कि बेसिकली जब एसिड लेते हैं तो उसका बेसिसिटी क्यों लेते हैं। अब एसिड में जो ये आता है बेसिसिटी, ये होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप इन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी, बिकॉज OH को ही हम क्या बोलते हैं, बेस। तो फिर एसिड में बेस कहां से आएगा, इसका मतलब हुआ एसिड जो दिया हुआ है उसमें जितना OH ग्रुप है वो उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, अपने को लगता है कि 2, और मैं ऐसा एग्जांपल ही बताऊंगा जहां पे जो आपको दिख रहा है यानी H3PO4 है, उसमें आपको हाइड्रोजन 3 दिख रहा है लेकिन उसका बेसिसिटी 3 नहीं होता है। तब हम सल्फ्यूरिक एसिड का देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे बोल देते तो भी राइट हो जाता है, और नंबर ऑफ OH ग्रुप में बोलेंगे तो भी राइट हो जाएगा। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड में OH ग्रुप कितना है, H तो है ही नहीं, H तो खाली देख के बताया आपने। इसमें OH ग्रुप 1 और 2 है, और OH ग्रुप क्या होता है, बेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एसिड होने के बावजूद भी हम इसका बेसिसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम H2 मान के करें तो राइट हो गया। अगर एसिडिटी सिर्फ हाइड्रोजन एटम है तो फिर इसमें भी वैलिड होना चाहिए था। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 एक कंपाउंड है, इसका निकालना इक्विवेलेंट वेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे करो, इसके पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 × 1 प्लस 30 प्लस 64, ओके, सो 33 प्लस 64
97। ओके, और अगर एसिडिटी 3 मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें एसिडिटी 3 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम डायरेक्टली हाइड्रोजन को बेसिसिटी ले लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका कि P ठीक है, P ये इसमें हाइड्रोजन 3 है। ओके, और फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 1 2 3 4 5, और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ठीक राइट है। ठीक है, अब H3PO4 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इस एसिड में OH ग्रुप कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो इस एसिड का बेसिसिटी 3 ना होकर के क्या होगा, 2 होगा। इसीलिए एसिड का बेसिसिटी निकालते हैं, यानी एसिड में कितना बेसिक ग्रुप अटैच है उसको बेसिकली हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 97/2 आएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, 48 पॉइंट समथिंग आएगा, 48.5। तो इस जो हाइपोफॉस्फोरिक हाइपोक्लोराइड एसिड है उसके केस में, अब जैसे H2PO3 एक आता है कंपाउंड H2PO3, उसमें H2 दिखाई देता है। यानी अगर नॉर्मल किसी को अगर कंसेप्ट नहीं पता है, सिर्फ इतना ही पता है कि एसिड का जो बेसिसिटी होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि H2PO3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंपाउंड आता है इसी में आपका H3PO2 और PO3, H2PO3 फास्फोरस, यहाँ पे एक OH ग्रुप हो गया, H3PO2 होगा, फिर एक ग्रुप, एक OH यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यानी SPO3 H2PO3 हुआ, तो हाइड्रोजन 2 आना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिया, एक तो 2 इधर हो गया, इसके साथ में कितना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे H2 है, PO4 नहीं कर सकते, 1 2 3, यहाँ से अटैच करूँ, एक यहाँ पे अटैच कर दूँ तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं OH कर दूँ तो H 3। स्ट्रक्चर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जब यानी हाइपोक्लोराइड वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सिर्फ जहाँ पे आपको ये 2 दिखाई दे तो उससे एक कम कर देना, बिकॉज OH ग्रुप जो होता है वो आपका वो एक कम करके आता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड में खास करके ध्यान देने का कि खाली सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ही आपका कैलकुलेट होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, नाउ तो जैसे एसिड का आया वैसे ही आपका बेस का भी आता है। ठीक है, जैसे ये एसिड है, एसिड में आया क्या, OH ग्रुप है। ठीक है, खासकर ध्यान रखिएगा एसिड में कहाँ प्रॉब्लम आता है, PO4 H3PO4 H2PO4, ये जो फास्फोरस वाला कंपाउंड है उसमें खास करके जितना हाइड्रोजन होता है उससे एक कम अमाउंट में आता है। ठीक है, और नहीं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने का। फिर है आपका कि बेस में, अब बेस के लिए क्या निकालते हैं हम, एसिडिटी। ठीक है, यानी अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा आपका मॉलिक्यूलर मास
अपॉन एसिडिटी। अब इस केस में बेस में जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ OH नहीं होता, OH हम नॉर्मल जो कंपाउंड्स दिए रहते हैं खास करके बोर्ड लेवल तक, उसमें तो क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे हम डायरेक्टली बोल दें कि नंबर ऑफ OH जितना है, ठीक है, वही काउंट होता है, तो वो जनरली आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एसिडिटी और बेसिडिटी, लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में तो आपके कंसेप्ट चेक करता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं, कि आप जो बेसिकली मानते हैं कि एसिडिटी मतलब एसिड का बेसिसिटी होता है, बेस का एसिडिटी होता है, वो क्लियर है कि नहीं है। अगर वो क्लियर नहीं है तो किसी भी कंपाउंड देकर फंस जाओगे आप, क्योंकि आपको तो खाली OH और H काउंट करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान देने का कि जिसमें जो इसमें बेस में जितना H होता है वो उसका एसिडिटी काउंट होता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन N एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर बेस के लिए आपको निकालना हो तो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। किसके लिए होता है, अगर आपको एसिड के लिए फाइंड करना हो तो, एंड नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ कैटायन और एनायन। ये तब यूज करते हैं जब आपको सॉल्ट के लिए निकालना हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे लिखा हुआ है कि 0.5 MHCl का फाइंड नॉर्मलिटी, यानी एक HCl है, सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, तो इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होगा, इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना होगा हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, ये क्या है, एसिड, इनटू बेसिसिटी। तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, एक H है, तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी कितना दिया है 0.5 इंटू 1, दैट इज 0.5 एंड नॉर्मलिटी निकल गया। तो नॉर्मलिटी से मोलैरिटी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज़ करो, आप उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक टर्म आता है फॉर्मेलिटी, जो नॉर्मली बुक में, NCERT बुक में नहीं दिया रहता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी ऐसा टर्म्स है जो नहीं दिया रहता है आपको, लेकिन उसके बेस पे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट आ सकता है। एक ही कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है कि व्हाट इज फॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो कहता है कि 1 ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of aqueous solution is called 1 formality solution, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, formality denoted by capital F। 1 gram formula weight of solute, 1 gram formula weight of solute dissolved in per liter या 1 liter, 1 liter of solution is known as 1 formality solution। ओके, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है 1000 into weight of solute, बाकी सब सेम है, weight of solute that is in gram
डिवाइडेड बाय, ठीक है, फॉर्मूला मास, दैट इज फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, formula weight of solute into, okay, volume of solution. This is the formula of formulity. ये है कुछ है जो आपके आते हैं कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, और कंसंट्रेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी उसमें आते हैं. इसमें ये भी आता है कि जितने भी आपने कंसंट्रेशन पढ़ रखा है, ठीक है, चाहे वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड आपका पीपीएम, ठीक है, ये सारे कंसंट्रेशन में कौन कौन सा कंसंट्रेशन ऐसा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो जिस जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम वर्ड यूज किया हो, जैसे आपका मोलैरिटी है उसमें नीचे वॉल्यूम आता है, नॉर्मलिटी है उसमें आपका वॉल्यूम आता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है उसमें भी वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी है इसमें भी वॉल्यूम आता है, पीपीएम है उसके नीचे भी वॉल्यूम आता है, ठीक है. तो ये सब कंसंट्रेशन जो है चार, इसमें नीचे वॉल्यूम आता है. दैट्स वाई ऐसे कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सो द कंसंट्रेशन विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इज, ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी में भी क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया. इसका मतलब है कि ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. तो आपने जितने भी पढ़ रखा है उसमें से देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन कौन कौन सा है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, तो फॉर्मूला था वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम जो है, ये जो आपका है ये सारे के सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. व्हाई? बिकॉज इस सब के फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम वर्ड इंक्लूड होता है. दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, इसके बाद जो है कंसंट्रेशन पोर्शन कंप्लीट होने के बाद फिर आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड उसके पहले आता है आपका सॉल्युबिलिटीज. ठीक है, सॉल्युबिलिटी में आपका रॉल्स लॉ भी स्टडी करना है, हेनरीज लॉ स्टडी करना है. तो रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉज ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, बट इसके बेसिस पे फॉर्मूले किस टाइप के आते हैं. ठीक है, रिलेटिव लोडिंग पे आता है. ठीक है, अब सॉल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा दो टाइप का. ठीक है, कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है. ठीक है, रॉल्स लॉ के रिगार्डिंग भी पढ़ा था आपने, बट व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ. ठीक है, रॉल्स लॉ का लिमिटेशंस नहीं था उसमें. रॉल्स लॉ का लिमिटेशंस आते हैं कि रॉल्स लॉ कहाँ कहाँ पे फेल कर जाता है. रॉल्स लॉ है क्या, बेसिकली हमने पढ़ा था कि पार्शियली जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन. ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, अगर मान लीजिए P1 है तो P1 नॉट x1. ठीक है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, तो मतलब वो रॉल्स लॉ इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर. वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ना है. हम यहाँ पढ़ते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशंस, यानी किस कंडीशन में रॉल्स लॉ वैलिड नहीं होता है. ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, एंड जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए अलग से रॉल्स लॉ और नॉन आइडियल के लिए भी अलग कंडीशन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़े. देखते हैं व्हाट इज लिमिटेशंस, कौन कौन सा कंडीशन में रॉल्स लॉ वैलिड नहीं होता है. याद है कि रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली. लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो तो रॉल्स लॉ उस पर वैलिड
नहीं होता है. सो लिमिटेशंस ऑफ रॉड्स लॉ. Limitations of Rolle's law. ओके, रॉल्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है? पहला, ये सिर्फ बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पे वैलिड है. इट इज ओनली एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. इट इज ओनली applicable for very dilute solution. पहला कंडीशन. दूसरा, ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन पे ही वैलिड होता है. इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन वैलिड होता है. इसके अलावा ये भी है कि जिसका डाइल्यूशन चेंज नहीं होता है, यानी दिस लॉ एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन हुज हीट ऑफ डाइल्यूशन डज नॉट चेंज. यानी डाइल्यूट करने पे जो हीट ऑफ डाइल्यूशन है वो चेंज ना हो, तो उसके लिए वैलिड होता है. इट इज फॉर सॉल्यूशन हुज हीट ऑफ डाइल्यूशन डज नॉट चेंज. बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन है. हीट ऑफ डाइल्यूशन डज नॉट चेंज. हीट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं. ठीक है, अभी से बात है, अगर जिस रेट से एंड हीट बाहर निकल रहा है वो रेट अल्टर होगा, लेकिन ये आइडियल होगा तो ये अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं है कि अगर आप उसमें डाइल्यूट कर दोगे तो एज इट इज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता रहो. ऐसा नहीं होता. दैट्स वाई बहुत ही रेयर केसेस में भी ये अप्लीकेबल होता है. ठीक है, फिर ऐसे सॉल्यूशन पे वैलिड होता है जिसमें टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, कहने का मतलब हुआ, अब बोलोगे ऐसा ही तो होगा कि अगर मैं सॉल्यूट 10 लीटर लेता हूँ और सॉल्वेंट भी 10 लीटर लेता हूँ तो मिक्स करूंगा तो टोटल 20 वॉल्यूम आना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं होता है. सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन in which sum of volume of solute and sum of volume of solute and solvent is always equal to the total volume of solution. And yes, if liquid is, they are only in liquid state. So third था, fourth था, it is only, और change कब होता है? यानी 10 लीटर ऐड किया, 10 लीटर सॉल्यूट ऐड किया, 10 लीटर सॉल्वेंट ऐड किया तो 20 लीटर बनना चाहिए, राइट. लेकिन किस केस में ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, और इसी बात हो सकता है. ये तब होता है जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है. ठीक है, इट इज ओनली वैलिड फॉर सॉल्यूशन इन विच टोटल वॉल्यूम ऑफ solution is equal to sum of volume of solute and solvent. ठीक है, they are in liquid state. इसके लिए हो गया. Now this law is also applicable. This law is also applicable to non-electrolyte aqueous solution which do not undergo any dissociation and association. ठीक है, यानी ये ऐसे सॉल्यूशन पे वैलिड होता है जिसमें ऐसा ना हो कि सॉल्यूट आपने ऐड किया और वो डिसोसिएट हो गया, अपने पार्ट्स में टूट गया, आयंस में टूट गया. ठीक है, सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्व सॉल्यूशन. अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा. सो हो सकते हैं this law is only valid for non इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. रीजन क्या है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा
तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन परफॉर्म होगा। एंड इन दैट कंडीशन जितना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करेंगे हो सकता है सॉल्यूशन में उससे कम अमाउंट हो अगर एसोसिएशन हुआ है तो, और अगर डिसोसिएशन हुआ तो हो सकता है कि 10 + 10 21 लीटर हो जाए, क्योंकि वो डिसोसिएशन होगा तो फैलेगा तो। ठीक है, सो ये इसके लिमिटेशंस है, इस पे आपका रॉल्स लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। इसके अलावा फिर से आपका है हेनरीज लॉ, जिसमें पढ़ा था कि वो एक स्पेशल केस है रॉल्स लॉ का। रीजन कि रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है? कांस्टेंट का। जब रॉल्स लॉ कहते हैं तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, एंड ये आपका रॉल्स लॉ है, एंड P1 इज इक्वल टू, दिस इज द हेनरीज कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है उससे। ठीक है, दैट इज द हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू होता है। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी आपके जो बुक्स होते हैं उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को वैलिड नहीं करता है, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ पे वैलिड नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइदर दो टाइप का डिविएशन शो करता है, या तो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है या निगेटिव डिविएशन शो करता है। कैसे? रॉल्स लॉ वैलिड हुआ, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट का वॉल्यूम एंड सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो टोटल प्रेशर है वो ऐड होकर के टोटल वॉल्यूम का प्रेशर, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए। लेकिन नॉन आइडियल केस में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन होता है, जिसके कारण से जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल वॉल्यूम से कम भी हो सकता है, एंड जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा भी हो सकता है ड्यू टू द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो या तो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है या आपका नेगेटिव डिविएशन शो करता है। इसमें भी डिटेल के हम स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये बेसिक्स था। अभी तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज आएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, बट कोई भी थियरी ऐसा नहीं पूछता है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो। सब चैप्टर रिलेटेड है, हर एक आपके टॉपिक को कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांगली स्टडी करना पड़ता है। जब थियरी अच्छे से क्लियर होगा तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होते हैं, और केमिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो थियोरेटिकल होता है। इसका मतलब हुआ थियरी जितना स्ट्रांग होगा आपको केमिस्ट्री का कंपटीशन उतना ईजिली सॉल्व होगा। ओके।